नमस्कार मित्रों, जोश आईएएस पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस के द्वारा प्रकाशित प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड एनालिसिस सीरीज में हैं। हम लोग इससे पहले एपिसोड वन में 1 से लेकर 50 तक प्रैक्टिस सेट 1 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने किया है। आप लोग उसे अगर यदि नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे देखें। उसके बाद आप लोग 51 से स्टार्ट करें। दोस्तों, हम लोग 51 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था से कोटा निम्न में से कौन सी संख्या होती है? दोस्तों, ये कोटा उसकी बात की जा रही है जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा जिनका निर्वाचन होता है, जिनका निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से नहीं होता है, उनकी बात की जा रही है। इसके लिए कोटा शब्द की जो बात हो रही है, इसमें यह होता है कि इसका आंसर बी होगा, यानी जितने मत एक सदस्य को निर्वाचित घोषित करने के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल, यानी किसी को जीतने के लिए कितना मत की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका कोटा डिसाइड करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहले आप लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपने इससे पहले देख लिया है, आप लोग पहले क्या करेंगे, पॉज करके अपना खुद पहले आंसर करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता चल पाएगा कि हम आंसर कितना सही कर रहे हैं। यदि मेरे अंदर नॉलेज की कमी है तो उसको बढ़ाना है टेस्ट के माध्यम से, अधिक से अधिक। अभी फिलहाल टेस्ट की जरूरत है। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा के प्रतिपादन किया था। दोस्तों, दल विहीन प्रजातंत्र की अवधारणा मुख्यतः महात्मा गांधी जी के द्वारा भी की गई थी। इसमें के अनुसार मेरा आंसर क्या होगा, मैं आपको वो जरूर बताने की कोशिश करता हूं। इसमें जयप्रकाश नारायण आंसर होगा। दोस्तों, इसी के साथ दल विहीन प्रजातंत्र का कॉन्सेप्ट जो है, इनके द्वारा भी दिया गया था। एम.एन. गांधी, महात्मा गांधी, एम.एन. रॉय, ठीक है, और जयप्रकाश नारायण, ये 3 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कहा गया था कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र होनी चाहिए। मतलब किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट क्यों है? जब भारत आज़ाद हो गया तो महात्मा गांधी का ऐसा इच्छा था कि कांग्रेस को विघटित होना चाहिए, यानी कि कांग्रेस पार्टी को अपने एग्जिस्टेंस में नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका मत था, गांधी जी का अपना विचार था, व्यक्तिगत मत था कि किसी पार्टी की जरूरत देश को चलाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्न में से किसे दबाव समूह माना जाता है? दबाव समूह मतलब प्रेशर ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप अगर स्टैटिक पर्सन को समझे तो प्रेशर ग्रुप इसे कह सकते हैं आप कि सरकार के ऊपर एक बाह्य समूह जो दबाव बनाने का काम करती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोस्तों ये तो नहीं होगा। भारत सेवक समाज, ये भी नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की बात की जा रही है, ये भी नहीं होगा। राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, बिल्कुल दोस्तों डी आंसर होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 54 नंबर क्वेश्चन कहता है संवैधानिक शासन का अर्थ क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का अर्थ क्या है? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, यानी जो संविधान में वर्णित जो विधि है उसके अनुसार चले। यानी ए ऑप्शन कहता है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन। बिल्कुल दोस्तों, यही आंसर इसका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। कौन संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छेदन तत्व है? अब कहता है कि संसदीय शासन प्रणाली मतलब कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस सिस्टम है उसका मेन एलिमेंट्स क्या है? आप बताइए। संसदीय शासन प्रणाली में एक एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब ये होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका विधायिका का विचलन, ये ही मेन इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या है? यही मेरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 56 नंबर कहता है संसदीय शासन में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में नौकरशाही पनपती है। यह कथन किसका है?
जी हाँ दोस्तों, यह कथन जो है रेमजे मेयोर का है। क्या है? रेमजे मेयोर का है। ठीक है, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इस तरह से आता है तो आपको, आप समझिए, रिमेंबर ही करके चलना पड़ेगा, याद करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि केंद्र में अंतरिम सरकार, ये इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, कि स्थापना हुई थी। यानी दोस्तों इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना 1946 में हुआ था। ठीक है, 1946 में हुआ था। अब देखते हैं कि 1946 में क्या है। क्रिप्स मिशन आने के बाद दोस्तों, क्रिप्स मिशन 1942 में आ गया है, तो ये तो होगा नहीं, ए और बी तो होगा नहीं मेरा, यानी आंसर मैं चल चुका हूँ 50-50 पे। यानी हम अब दो मेरा कैंसिल हो चुका है। अब देखते हैं कि अब मेरा सी क्या कहता है। अब ये कहता है माउंट बेटन योजना आने के बाद, जी नहीं दोस्तों, माउंट बेटन योजना तो तब आया था जब क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन जब को नहीं फॉलो किया गया, उसके बाद कैबिनेट मिशन के आने के बाद, बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, कैबिनेट मिशन आने के बाद। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कहता है, और कैबिनेट मिशन आपको पता है कि ये 1946 में आया है। कब आया है? 1946 में आया है। कहता है कौन सा दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्माण सभा में नहीं था? यानी जब भारत का संविधान निर्माण सभा में कौन सा दल नहीं था? लिबरल पार्टी था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको सीपीआई बोलते हैं ये भी था, यानी हिंदू महासभा नहीं था दोस्तों, ये नहीं था। यानी मेरा आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों आप लोग पहले, मैं जैसा कि मैं बता चुका हूं, आप लोग आंसर पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप मेरे आंसर पे आएंगे। 59 नंबर कहता है कि भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व जो है दोस्तों फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों इसका संबंध है किसानों से रिलेटेड, ये किसानों से की आय से रिलेटेड है, यानी इसके इनकम से रिलेटेड है, आय के बारे में बात हो रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति, मतलब आंतरिक अशांति शब्दों के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्दों का प्रयोग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये आपको आ चुका है 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया था कि जो आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह दे दिया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 61 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों आप जानते हैं हमारे यहाँ कुल 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। इसमें से जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुछ 22 भाषाओं के बारे में जानकारी है। कितना है? 22 भाषाओं के बारे में जानकारी है दोस्तों। इसी के आधार पर इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? आप सोच के देखिए, आपके इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका क्या होता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या होता है? अपॉइंटमेंट की करवाया जाता है, यानी नियुक्त करवाया जाता है। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कितना इजी है क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग चलते हैं 63 नंबर। 63 क्या कहता है? 63 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालिक संकेत नहीं है? मतलब कोई भी इंडस्ट्री का जो अस्वस्थ अनहेल्दी होने का क्या रीजन नहीं है? दोस्तों देखिए, श्रमिक अशांति, बिल्कुल आपके इंडस्ट्री में मान लिया जाए कि कोई लेबर अशांत हो गया है, फिर भी आपका एक रीजन बन सकता है, ये होगा। बाजार का संकुचन, ये भी होगा दोस्तों। अगर मार्केट मान लीजिए कि अगर कॉम्प्रेस्ड हो गया है, फिर भी आपका, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री है तो फिर अस्वस्थ हो जाएगा। बाजार मांग में कमी हो गई, फिर भी हो सकता है दोस्तों। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, ये लाभ में कमी, बिल्कुल ये इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर ये होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? स्वर्ण बुलियन मान का संबंध है स्वर्ण के आयात निर्यात पर कोई पाबंदी ना हो। बिल्कुल इसका आंसर ये होगा। 65 वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम जो होता है आईबीआरडी होता है, आईबीआरडी होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यानी मैं इसका फुल फॉर्म बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 66 वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित जानते हैं दोस्तों आप लोग? वर्गीज कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है, यानी दूध से रिलेटेड है।
किससे है? मिल्क से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट चलते 67 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों? पढ़िए आप लोग। 67 नंबर कहता है विदेशी मुद्रा दर, यानी फॉरेन जो मनी रेट का अर्थ वह है दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें यह होता है कि विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अब कहता है नेक्स्ट 68 नंबर। 68 नंबर क्या कहता है? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के संबंध के दौरान। दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको अगर इंग्लिश में आप समझते हैं तो इंग्लिश को बहुत इजीली समझ जाएंगे, और हिंदी समझते हैं तो हिंदी में समझ जाएंगे आप। दौरान कर की दरों यानी टैक्स रेट की बात हो रही है, निम्नलिखित में से क्या होगा? दोस्तों अगर मान लिया जाए इन्फ्लेशन मार्केट में है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है कि मार्केट में लोगों के पास क्या है? बहुत पैसा आ चुका है। ठीक है, और लोगों के पास मान लीजिए पैसा आ गया तो महंगाई बढ़ जाती है। इससे क्या हो जाता है? मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है। यदि महंगाई बढ़ जाएगी तो हम, कोई भी क्या करता है, आप सोच के देखिए, कोई भी क्या करेगा? इसको क्या करता है गवर्नमेंट? इसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है? टैक्स के रेट को, कर को, दर को बढ़ा देती है। जिससे क्या होगा? टैक्स रेट बढ़ेगा तो आपके पास पैसा कम आएगा। जब आपके पास कम पैसा आएगा तो गवर्नमेंट को या आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सहायक होगा। जी हाँ, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है दोस्तों। हम सोच रहे हैं कि कुछ स्टैटिक पोर्शन पर जो है स्टैटिक टाइप से हम आपका क्लास कुछ ले लें, जिससे क्या होगा? ब्रीफली आपका एक जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, उस पर आपका डेवलप हो जाए, जिससे बहुत ईजिली आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन की दोस्तों बात हो रही है यहाँ, यानी एक ऑप्शनल, यानी ऑप्शनल मनी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शनल मनी क्या है, वैकल्पिक धन क्या है। 69 में विकल्प क्या दिया हुआ है? करेंसी नोट। करेंसी नोट ये आपका नहीं है। करेंसी नोट आपके पास करेंसी है, आप उसको मजबूरी में देना ही पड़ेगा। सिक्के ये भी देना ही पड़ेगा, एक प्रकार का वही हो, ये नोट है, सिक्का है। बॉन्ड डिवेंचर ये तो जानते हैं, बॉन्ड डिवेंचर शेयर मार्केट में होता है। ठीक है, या गवर्नमेंट से कोई बॉन्ड इशू करती है तो आप बॉन्ड परचेज कर लेते हैं या खरीद लेते हैं, ये भी नहीं होगा। चेक आपकी मन पर डिपेंड है, चेक दें या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चेक के बदले आप पैसा दे सकते हैं डायरेक्ट, या चेक भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। आप कहते हैं लघु उद्योग मतलब स्मॉल इंडस्ट्री के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? जान दोस्तों, ये इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें ही आंसर छिपा हुआ है, स्मॉल इंडस्ट्री। अब देखिए स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब सीडबी, इसका आंसर क्या होगा? सीडबी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ है? अब देखिए इसका स्थापना कब हुआ है? 71 का आंसर है क्या हो गया? ए, यानी जुलाई 1964 में आंसर है। ठीक है, फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कोई भी ट्रिक्स अप्लाई नहीं होगा। 72 नंबर कहते हैं भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों स्टॉक बाजार है, अभी जस्ट मैंने बात किया था शेयर मार्केट का, स्टॉक बाजार का विनियमन सेबी करता है। कौन करता है? सेबी करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब साइंस का क्वेश्चन दोस्तों शुरू हो गया, आप लोग बहुत मजे से अब क्लास करेंगे। दोस्तों मेरा समझाने का तरीका, कहाँ कुछ आप लोग को कमी महसूस हो रही है, या मेरे कुछ समझाने के तरीका में, या मैं जो बोलता हूँ इंग्लिश में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, या हिंदी में आपको दिक्कत हो रही है? जीएस पार्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मुझसे करेंगे, ये जैसा मैं कर रहा हूँ, जो मेरा बीपीएससी का जो विभिन्न चरणों का जो अनुभव रहा है पास करने का, मैं तो अभी यूट्यूब पर देख रहा हूँ कई ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास बीपीएससी हो या यूपीएससी कोई तजुर्बा नहीं है पास कराने का या ना पास करने का, लेकिन वो भी अपने अच्छा खासा मतलब डेवलपिंग मोड में है। लेकिन मेरे पास तो व्यक्तिगत रूप से बीपीएससी या यूपीएससी का अपना अनुभव रहा है डिफरेंट चरण को पास करने का। इस बेसिस पर मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूँ आपको भी अनुभव हो रहा होगा कि सच में बहुत अलग है, कराने का तरीका बहुत अलग है। इसीलिए इन चीज़ों को देखें, आपको जहाँ भी लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में लग रहा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट लग रहा है जीएस वाले पार्ट से, जरूर कमेंट करें, मैं आपके लिए वो चीज़ करवाने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट आते हैं साइंस में। साइंस को दोस्तों मैं आपको बोला हुआ था, साइंस को रटाने की कोशिश मैं कभी नहीं करूँगा। आपका डेवलपिंग जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग कैसे हो,
बेहतर हो उसको मैं कैसे कोशिश करूंगा उठाने का। चलते हैं ताप गतिकी, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों। ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंध होता है? ये दोस्तों ये एनर्जी के संरक्षण से नियम होता है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये प्लैंक्स कांस्टेंट की बात है दोस्तों। प्लैंक नियतांक ये यूनिट क्या होती है दोस्तों? इसका होता है जूल सेकेंड। क्या होता है? जूल सेकेंड होता है, यानी ऊर्जा सेकेंड होता है। मतलब कोई भी अगर एकांक समय में कितना ऊर्जा ट्रांसफर होता है, उसी को प्लैंक्स कांस्टेंट की हम लोग संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि एक श्वेत, क्योंकि आप अगर मान लिया जाए ये मैं अपने इंस्टीट्यूट्स का जो IAS PCS का अगर कोई टेस्ट सीरीज लेता, तब आप कहते कि सर आप इतना टफ क्वेश्चन दे रहे हैं या इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हैं। ये तो मैं उनका क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आप लोगों के लिए काम करते हैं। ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या उनका जो भी सीरीज आता है, ये तो आप लोग मतलब ये जो टीचर्स के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना उनका ही टेस्ट सीरीज करवाया जाए जो आप लोग के लिए बेहतर है और आप लोग उसको बहुत लाइक करते हैं। चलते हैं हम लोग। एक श्वेत और एक चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत कैसा होता है? टेम्परेचर का क्या होता है? खराब अवशोषक होता है और अच्छी परावर्तक होता है। क्या होता है? अच्छी परावर्तक, रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, चलते हम लोग आगे। क्योंकि गर्मियों के समय में श्वेत कपड़ा लोग पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको गर्मी कम लगे, इसीलिए टेम्परेचर का अच्छी परावर्तक है, मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है, आपको गर्मी कम लगाता है, यानी खराब अवशोषक है। बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। हम लोग इसीलिए गर्मी के समय में कॉटन कपड़ा व्हाइट कलर का पहनते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अभिक्रिया। कहता है कि अभिक्रिया उष्मा निर्भर नहीं करती है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका आंसर आप लोग पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या होना चाहिए लिखा? इसमें होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें निर्भर नहीं करता है। इसमें क्या है? उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल, ये इसका आपका आंसर होगा। इस पर नहीं। अभिक्रिया के टेम्परेचर पर बिल्कुल सही है, करता है। अभिक्रिया के उत्पादों की भौतिक स्थिति बिल्कुल सही है, चाहे अभिक्रिया स्थिर दाब पर की गई है या स्थिर आयतन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है दो धातुओं का सोल्डरन, यानी सोल्डिंग की बात की जा रही है दोस्तों। यानी कोई दो आपके पास मेटल है और उस मेटल का सोल्डिंग करना है आपको, किसके गुण क्या कारण संभव होता है? ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये परासरण ऑस्मोसिस की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। ये तो ऑस्मोसिस होता है जब कोई क्या कहते हैं पौधा से रिलेटेड ये जुड़ा हुआ है। सायंता विस्कोसिटी की बात कर रहा है। ये विस्कोसिटी तो ये होता है गाढ़ापन और जो लचीलापन होता है उससे होता है। पृष्ठ तनाव, ये सरफेस टेंशन की बात करें। जैसे एग्जाम्पल में कोई सरफेस टेंशन के कारण आपका भोजन क्या होता है, खाना खाते समय अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, ये भी नहीं होगा। आसंजन, बिल्कुल ये होगा आपका आंसर। क्या होगा? आसंजन होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन। जब किसी पाषाण खंड का मतलब दोस्तों देखिए कैसा ट्रांसलेशन किया गया है। पाषाण खंड का मतलब एक पत्थर की टुकड़ा की बात की जा रही है। क्या की जा रही है? एक पत्थर की टुकड़ा की बात की जा रही है। जब पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर दे। जी हाँ दोस्तों, ये आयतन, ये अपने आयतन, ये आर्किमिडीज मान लिया जाए दोस्तों, ये आपका क्या हो गया? एक टब हो गया और ये आपका वाटर है। क्या है? वाटर है। तो अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है? आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल कहता है, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी टब में डालते हैं, वो उतना ही वाटर को डिस्प्लेसमेंट करता है, यानी वो उतना ही पानी को विस्थापित करता है जितना कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो इंटर करता है पानी में, मतलब जब अंदर जाता है। तो यही इसका आयतन की बात की जा रही है। चलिए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किससे अधिक जलन होता है? दोस्तों आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं जलन किससे होता है। भाप, रोटी बनाते समय आप लोगों ने महसूस किया होगा। और पक जाता है तो क्या होता है? बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी। जी है नहीं दोस्तों, इससे भी ज़्यादा गर्म पानी, ये एक प्रकार का यही पानी हो गया, भाप। बिल्कुल। एक्चुअली दोस्तों इसमें होता क्या है? CO2 रहता है और ये CO2 के कारण क्या होता है कि इसका जो गुप्त उष्मा होता है, लेटेंट हीट होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट जो होता है ना, बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसी कारण से क्या होता है? जलन ज़्यादा महसूस करता है। नेक्स्ट आते हैं 80 नंबर। कहता है पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया था? यानी खोज की बात है, ये डाल्टन साहब का है दोस्तों। डाल्टन साहब, ये आपको अंडर 10th का क्वेश्चन है।
अंडर 10th में सारा प्रक्रिया इसमें दी हुई है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन से बातचीत हो रही है, न्यूट्रॉन के बीच आकर्षक बल का उपलब्ध करा सकते हैं। दोस्तों देखिए, मान लिया जाए कि एक प्रकार का एलिमेंट है, यानी तत्व है। क्या है? तत्व है। तत्व है तो मान लिया जाए ई मूवेबल कंडीशन में कौन रहता है मूव करते हुए? ई एलिमेंट रहता है। और सेंटर में, केंद्र में कौन सा रहता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। अब कहता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है, ये न्यूट्रॉन किस कारण से बंधा हुआ रहता है? ये होता है गुरुत्वीय और नाभिकीय बल के कारण होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय और नाभिकीय बल के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या लग रहा है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित? दोस्तों ये एक फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, यदि आपको आता है एस पी डी एफ। मुझे तो याद है कि मैंने इसको अंडर 10th में पढ़ा था, और अंडर 10th के बाद, हाँ अंडर 10th में भी पढ़ा था, 12 में भी पढ़ा था। तो एस पी डी एफ के से रिलेटेड है। तो आप इसको जो है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी ब्लॉक होगा। क्या होगा? डी ब्लॉक होगा। ठीक है। अब 83 नंबर क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? दोस्तों देखिए, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर में एक मेरे पास फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ। मान लिया जाए ये कैस्पियन सागर है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, तारिक, तारिक, तारिक। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ, बहुत इजीली आप लोग समझ जाएंगे। अब मान लिया जाए कि ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के ऊपर में क्या टच करेगा, बगल में क्या टच करेगा, सारा जानकारी मैं दे दूंगा। ये 5 है। आप लोग शायद, मैं उम्मीद करता हूँ, कभी नहीं भूल पाएंगे इसको। ये मान लिया जाए कि कैस्पियन सागर के इधर क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा और रूस हो जाएगा। जब रूस से ऊपर देखेंगे तो कजाकिस्तान हो जाएगा। ये के आर, ऐसा करते हैं दोस्तों, शॉर्ट में लिखते हैं क्या? आर, कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान का के फॉर्मूला हो गया। कजाकिस्तान के बाद जब जस्ट आएंगे तो आप देखेंगे कजाकिस्तान के बाद क्या हो जाएगा? तुर्क हो जाएगा। तुर्क, तुर्क मतलब या टी। अब क्या? टी हो गया, टी हो गया, के हो गया, आर हो गया। अब बचा क्या? आई। आई, आई फॉर क्या होता है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। आई, आई फॉर क्या होता है? ईरान। क्या होता है? ईरान। ये ईरान होता है। ईरान, ईरान के बाद क्या होता है? अजरबैजान। क्या होता है? अजरबैजान। ए फॉर अजरबैजान होता है। अब आप बताइए दोस्तों मेरे कि इसमें कौन सा नहीं है? तुर्क आपने देखा, जस्ट कजाकिस्तान आपने देखा, अर्मेनिया नहीं देखा, चीन नहीं देखा, यानी ये दोनों क्या होगा? आपका आंसर नहीं है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों ये फॉर्मूला? कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अमोनिया का एक गुण होता है, अमोनिया, अमोनिया का गुण क्या होता है? इससे होता है कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है? इसके पीछे का रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि पेपर जो बना होता है ये सेलुलोज का बना होता है, और इसी कारण से सेलुलोज के कारण क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। और इस ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांडिंग के कारण क्या होता है कि आपका जो पेपर होता है वो इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से कनेक्शन हो जाता है। और आप जानते हैं इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन उसको क्या देने का काम करता है? नमी देने का काम करता है। और उस नमी के कारण क्या होता है? आपका पेपर खराब हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 86 नंबर। 86 नंबर क्या कहता है दोस्तों? पीतल में क्या होता है? पीतल, ठीक है, ये जानते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तांबा और जिंक। 87 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों मानव शरीर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, बिल्कुल। आप कहता है 88 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जहां भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होगा मैं जरूर करूंगा। 88, खट्टे स्वाद की कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग? दोस्तों मैं इसको एक और तरीका बता रहा हूँ आपको, इसको लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में कैसे सेट किया जाए। मान लिया जाए ये मेरा क्या हो गया? टंग हो गया, ठीक है, ये जीभ हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसा भी बना। ये जो अपर पार्ट होता है, आगे वाला पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो होता है ये मीठा के लिए होता है। क्या होता है? मीठा के लिए होता है। और पीछे वाला जो पार्ट होता है, ये पीछे वाला पार्ट जो होता है ये होता है आपको तीखा के लिए होता है, तीखा के लिए होता है, ठीक है। और ये जो बगल वाला पार्ट जो होता है, पार्श्व जिसको कहते हैं, ये आपके खट्टे के लिए होता है। क्या होता है? खट्टे के लिए होता है, ठीक है। अब बताइए
ये आप देखिए, एक क्वेश्चन आपने यहाँ किया और मैंने आपको 4 क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। तो आप इसमें बताइए खट्टे का स्वाद किससे आप बनाएंगे? पार्स, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से पढ़ें सर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं फर्दर साइंस स्टूडेंट रहा हूँ। और साइंस की जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इस बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि साइंस को रटने की जरूरत है ही नहीं। लोग जो है उसको रटा के क्या बताएं, रटा दिया जाता है कि रटो सिर्फ। रटने से ही मतलब विद्यार्थी। अच्छा, आप एक बात और देखेंगे, आप लोग तो सर बनने वाले हैं, तो एक चीज़ देखेंगे कि मतलब ये कहा जाता है कि जिस बच्चे का अगर 10th 12 में मार्क्स ज़्यादा आता है, वो बच्चा ज़्यादा टैलेंटेड होता है। शायद मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, आप लोग सहमत हैं कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बट आप लोग भी मेरे इस अंडरस्टैंडिंग को आप मान रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि नहीं, अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपकी डेप्थ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एनालिसिस कैपेसिटी कितनी है, आप उसको माइक्रो एनालिसिस कर पाते हैं कि नहीं, दैट्स अ ग्रेट, दैट्स द रीजन यू हैव टू टैलेंट। आपके पास सक्षमता है, आप कॉम्पिटेंट हैं, मैं वो मानता हूँ। अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट को अगर समझाने की कला है तो दैट्स अ ग्रेट, ये सही होना चाहिए। चलिए दोस्तों, 89 नंबर क्वेश्चन, इससे मार्क्स ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पशु प्रोटीन को, पशु प्रोटीन की बात हो रही है, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह, दोस्तों यह अमीनो एसिड की बात कर रहा है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, ठीक है, ये प्रोटीन ही होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 19 नंबर। कौन सा पदार्थ, इसमें वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? बिल्कुल दोस्तों, बच्चे को प्रोटीन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जितना अभी 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटीन दीजिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए भी है, जो भी लोग मैरिड हैं और बच्चे हैं जिनके पास, खासतौर पे या जिनके घर में बच्चे हैं, उनको प्रोटीन दीजिए 14 साल तक, उनकी जो बॉडी ग्रोथ जो होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद प्रोटीन देना से खतरा ही होता है, ज़्यादा सही नहीं होता है, बट 14-15 साल तक प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। और हमारे सवारे सामान्य स्तर पे मैं बात करूँ तो दाल जो होता है, दाल में सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होता है, तो आप बच्चे को दाल दे या प्रोटीन बेस्ड फूड देने की कोशिश करें। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन पे है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 91 नंबर कहता है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये डायस्टेज है दोस्तों, ये डायस्टेज है। एंजाइम क्या है? एक प्रकार का, जस्ट अभी मैंने बात किया, प्रोटीन है। 93 क्या, लार क्या है? लार एक प्रकार का स्टार्च है, क्योंकि ये मैं सिंबल हूँ इसीलिए मैं उसको जल्दी से बना रहा हूँ। अन्न, अन्न क्या है? अन्न भी एक प्रकार का क्या है? एक मिनट दोस्तों, ये क्या है? लार। लार की अगर बात किया जाए तो इसको आप स्टार्च कह सकते हैं। अन्न क्या है? अन्न एक प्रकार का क्या है? ये भी एक प्रकार का स्टार्च ही है, जो हम लोग खाते हैं वो स्टार्च ही रहता है। अब कहता है 95, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दोस्तों ये होता है रेनिन। मैं इसको बहुत अच्छे समझा रहा हूँ आपको, बहुत इजीली समझ जाएंगे। अमाशय जो होता है ना, अमाशय में 2 प्रकार का होता है। अमाशय में वैसे बेसिकली 3 प्रकार का एंजाइम होता है। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन, और एक होता है HCl। क्या होता है तीसरा? मैं लिख देता हूँ HCl, ठीक है। अब देखिए, ये जो पेप्सिन होता है, ये प्रोटीन को पचाने में काम आता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, ठीक है। रेनिन का काम ये है कि जो बच्चा छोटा रहता है, जब आप देख गौर कीजिएगा, जब बच्चा छोटा रहता है, अब बच्चा दूध पीता है अपनी का, तो अगर उसको इधर उधर करवा दिया जाए तो वो वॉमिटिंग कर देता है, ठीक है। और वॉमिटिंग करता है ना तो दूध फटा हुआ रहता है। मैंने जो गौर किया है इन चीज़ों को, दूध फटा होता है। क्यों? आप मुझे बताइए क्यों ऐसा होता है? दरअसल ये HCl के कारण होता है, और HCl और रेनिन के कारण होता है, ठीक है। यही कारण जो है मेन, आपको क्या करता है, दूध को पचाने में, बच्चे के अंदर दूध को प्रोटीन को यानी दूध को पचाने में सहायक होता है। क्या? यही होता है, रेनिन होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा? 96 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किसका संश्लेषण यकृत यानी किडनी, सॉरी, लीवर के द्वारा किया जाता है? लीवर के द्वारा किया जाता है। लीवर के द्वारा कौन करता है? विटामिन ए का करता है संश्लेषण, बिल्कुल सही है। 97, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग बनाए पहले, इसका आंसर केरल होगा। केरल में सबसे पुराना गिरजाघर है। 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता है पटना जिले की सीमा किसके साथ साझा नहीं करता। दोस्तों अब आपको क्या करना है, आज पटना जिला का मोबाइल में आप लोग जाइए और विकिपीडिया कीजिए पटना डिस्ट्रिक्ट को। अब पटना डिस्ट्रिक्ट का ज्योग्राफी चेक कीजिए, और ज्योग्राफी में जितने भी उसे टचिंग जो बाउंड्री शेयर करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में एक बार जो है, ये बीपीएससी के पीवाईक्यू में पूछ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए क्या पता आप लोग से भी पूछ ले। इसका दोस्तों आंसर होगा, ये टच नहीं करती है, शेखपुरा को टच नहीं करती है और मुंगेर को टच नहीं करती है, ठीक है, सारण और अरवल को टच करती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। कहता है 99 नंबर। 99 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों का सही कौन सा है। अब देखिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, ये दोस्तों इसकी बात कर रही है। ये मान लिया जाए कि यहां से कोई स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ये और ये दोनों के बीच को लैम्डा से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, तरंग धैर्य होता है। क्या होता है, ये तरंग धैर्य होता है, तरंग धैर्य होता है, ठीक है, तरंग धैर्य होता है। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, आवृत्ति। ये दोस्तों ये गलत है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है, गलत है दोस्तों। रडार में रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर और गतिमान दोनों वस्तुओं का पता लगा, बिल्कुल सही है। अवरक्त किरणें जो होता है, अवरक्त को दोस्तों अगर कोई इंग्लिश मीडियम में है तो इसका हिंदी इंग्लिश होता है इंफ्रारेड। क्या होता है, इंफ्रारेड। ये विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रकार है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। इसीलिए दो सही है, इस आधार पे मैं जा सकता हूँ ई के साथ, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों आज के सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, 100 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। हमारा सीरीज कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और आप ये क्वेश्चन का जो मॉड्यूल लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो उसके नीचे में आपको टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया होगा, आप उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार के लौंगी भुइया जिसे माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, किस जिले से है, ये दोस्तों गया से है। जानते हैं माउंटेन मैन गया से है, ठीक है दोस्तों। 100 तक कर लिए हम लोग। और हम लोग दोस्तों एक बात याद रखिएगा, सीरीज कितना भी लंबा हो, क्लास कितना भी आप जाते रहें, अगर आपके पास नॉलेज ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं। आज ये मैं 1 घंटा में जो आप लोग को देने की कोशिश किया हूँ, अगर आपने 3 महीना या 3 साल भी अगर कहीं क्लास किया और आपको नहीं मिल पाया तो आपका वो 3 साल व्यर्थ है, और ये 1 घंटा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए आप अपने लिए सोचें कि मेरे लिए महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं आपसे यही क्वेश्चन आने वाला है। आपको क्लास नहीं पूछेगा कि आपने क्लास कितना किया या कितना नहीं किया। अगर आपका बगल वाला पड़ोसी अगर ये टेस्ट मार के जा रहा है एग्जाम से पहले 100-150, वो पास कर गया, आप नहीं पास करेंगे, तो कोई आप 3 साल क्लास किए, अब वो बस 3 महीना जो है टेस्ट सीरीज किया, प्रैक्टिस सेट किया, वो पास कर गया, आप नहीं करें, तो आप कोई नहीं पूछने वाला है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। लोग ये देखेगा आपने पास किया या नहीं किया। इसीलिए आप जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें कि अब जब भी मैं अपलोड करूं तो आप सबसे पहले देखें, और कोई भी काम छोड़ कर, क्योंकि आपके लिए 3 महीना महत्वपूर्ण है। जो भी अभी जो रेसिडुअल टाइम बचा हुआ है एग्जाम तक महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपके लिए वो महत्वपूर्ण है अभी इस प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक करना। क्लास अगर कहीं जाते हैं तो बहुत कम जाइए, क्योंकि अधिक से अधिक आप टेस्ट मारिए, क्योंकि टेस्ट से आपको छोटी छोटी गलतियां पता चलेगा कि मैं कहाँ कर रहा हूँ गलती। क्योंकि अगर आप बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको खुद की गलती पता नहीं चलती है दोस्तों। इसीलिए आप लोग टेस्ट दें, अधिक से अधिक टेस्ट दें, और डिटेल्ड एनालिसिस करने की कोशिश करें, क्योंकि नॉलेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉलेज का कोई दूसरा काट नहीं है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।